आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह इस बार के आम इंतखाबात में 2014 के मुकाबले ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं के पार्टी के सीनियर लीडर इस दावे से अलग बातें करने लगे हैं। पहले सुब्रमण्यम स्वामी और अब राम माधव ने ऐसे इशारे दिए हैं कि बीजेपी को अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत पड़ सकती है। सवाल यह है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग है जो इन लीडरों को पिछली बार जैसे नतीजे ना दोहराए जाने का खदशा है। और सवाल यह भी है कि क्या 5 मरहले मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात की तस्वीर बदल गई है, जिसकी भनक बीजेपी लीडरों को अभी से लग रही है। कांग्रेस समेत पूरे अपोजिशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह बीजेपी और पूरे एनडीए को घेरा है, क्या यही बड़ी वजह है कि बीजेपी की घबराहट एक तरह से सामने आ रही है। इस बीच थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। 5 मरहले मुकम्मल होने के बाद क्या वाकई में सियासी मंजरनामा बदल रहा है, तब्दील हो रहा है? इसी को आज प्राइम डिबेट में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आम इंतखाबात के 5 मरहले मुकम्मल होने के बाद सियासी मंजरनामा भी बहुत हद तक बदल रहा है। जहां पार्टियां हार जीत के दावे करने लगी हैं, तो वहीं थर्ड फ्रंट की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने केरल के तिरुवनंतपुरम में अपने हममनसब पिनाराई विजयन से मुलाकात की। सियासी हलकों में पीर की मुलाकात पर चेमेगोइयों का सिलसिला जारी है। उधर केसीआर ने गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सियासी महाज का तस्वुर पेश किया है। उन्होंने कहा कि इलाकाई जमातें इत्तेहाद से मुल्क की बागडोर अपने हाथों में ले सकती हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी अपोजिशन के इत्तेहाद पर जोर दे रहे हैं। आज दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तीसरे या वफाकी महाज के साथ बातचीत करने की बात कही। We'll sit together, we'll meet post-election on consensus, we'll select Prime Minister. No, all fronts, third front, federal front or opposition front, it is only one. ये सपने और मान सब जो है वो पानी में बह जाएंगे, क्योंकि ये देश की जनता जो है वो जुगाड़ की सरकार नहीं, स्पष्ट जनादेश की सरकार चाहती है और बनाने जा रही है। देश की जनता जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर नहीं, परफेक्ट प्राइम मिनिस्टर चाहता है, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ये लोग अगर ये सोचते हैं कि साहब कॉन्ट्रैक्ट प्राइम मिनिस्टर 6-6 महीने के लिए कभी कोई साउथ से बन जाएगा, कोई नॉर्थ से बन जाएगा, कोई बंगाल से बन जाएगा, कोई उत्तर प्रदेश से बन जाएगा, तो वो सपना अब जो है वो सिर्फ सपना रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस बीच बीजेपी के अंदर से जिस तरह की आवाज उठ रही है, वही कई तरह के सवाल खड़े करती है। बीजेपी के सीनियर लीडर सुब्रमण्यम स्वामी और राम माधव ने ऐसे इशारे दिए हैं कि बीजेपी को अक्सरियत हासिल करने के लिए इत्तेहादियों की जरूरत पड़ सकती है। सवाल यह है कि आखिर इस बार ऐसा क्या अलग है जो इन लीडरों को पिछली बार जैसे नतीजे न दोहराए जाने का खदशा है। और सवाल यह भी है कि क्या 5 मरहले मुकम्मल होने के बाद इंतखाबात की तस्वीर बदल गई है, जिसकी भनक बीजेपी लीडरों को लग गई है। कांग्रेस समेत अपोजिशन ने मुख्तलिफ रियासतों में जिस तरह बीजेपी और पूरे एनडीए को घेरा है, क्या यही बड़ी वजह है बीजेपी की घबराहट की? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो चलिए आज इन्हीं तमाम इश्यूज पर हम बात करेंगे कि क्या वाकई में 5 मरहले जिस तरह से मुकम्मल हो गए हैं, अब 2 मरहले और बचे हुए हैं, 2 फेजेस की पोलिंग और बची हुई। लेकिन उससे पहले जो सियासी मंजरनामा है, क्या वाकई में अब सियासत बदल रही है? क्या सियासी पार्टियों के एजेंडे भी बदले हैं? लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अंदर जो सीनियर लीडर हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी की हम बात करें या माधव की बात करें, जो इनके बयानात आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है। इस तरह के इशारे मिल रहे हैं। नतीजों के बाद बीजेपी को अपने सहयोगियों यानी इत्तेहादियों का भी साथ चाहिए। क्या वाकई में एक घबराहट है और हार का एक डर है? और वाकई में लग रहा है कि नतीजे 2014 जैसे 2019 में नहीं होंगे, जिसके बड़े बड़े दावे पीएम मोदी भी करते रहे और अमित शाह भी करते रहे। इन्हीं तमाम चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल मेरे साथ अंसर मंडल, जो कि लीडर हैं टीएमसी के, कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंसर मंडल जी, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले
मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि बीजेपी का पूरा फोकस इस बार मैं देखता हूं कि वेस्ट बंगाल पर है और आए दिन कोई ना कोई बयानबाजी, कभी पीएम मोदी और अमित शाह की तरफ से बयानबाजी होती है, हमला होता है और उसका जवाबी हमला वेस्ट बंगाल से ममता बनर्जी की तरफ से। इस बार पूरा फोकस वेस्ट बंगाल पर है बीजेपी का। सुनिए, वेस्ट बंगाल का वो बीजेपी का कोई स्ट्रेंथ नहीं है। वो ममता बनर्जी का जो बोलता है, जो टोटल 42 का जो सीट है पार्लियामेंट का, वो 42 का सीट का वो तृणमूल कांग्रेस का वो दखल करेगा। इसीलिए वो मोदी जी एवं अमित शाह जो बंगाल में बोलता है, जो तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रेजेंट का पोजीशन नहीं है, वो 23-24 का सीट का भाजपा का मिलेगा, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बंगाल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लोअर लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो मीडिया का पब्लिसिटी है। इसीलिए ऑल ओवर इंडिया का वो ममता बनर्जी का वो नजर रखता है, ये शी इज द लीडर ऑफ इंडिया। इसीलिए भाजपा का कोई बंगाल में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन जी अंसर मंडल जी, एक चीज और आपसे हम समझना चाहेंगे कि जबरदस्त वहां पर हिंसा भी होती है, झड़प भी होती है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है टीएमसी और बीजेपी के वर्करों में, लेकिन मैंने देखा कि वहां पर पोलिंग बहुत शानदार हो रही है, पोलिंग बहुत अच्छी हो रही है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? ना, ये पोलिंग का अच्छा है और वो जो झगड़ा है, हिंसा जो है, इसीलिए आपका कोई पार्टी का आइडियोलॉजी का लिए वो कोई झगड़ा, कोई हिंसा नहीं होता है। कोई आदमी जो तृणमूल का लीडर था, वो लीडर भाजपा साथ में हाथ मिलेगा, इसीलिए जनरल पीपल का वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। आपका मालूम है, वो गुजरात का बीजेपी का लीडर शंकर बागेला था। वो जब वो बीजेपी का छोड़ के जब कांग्रेस के आएगा, तो इसीलिए जनरल पीपल का वो कॉन्फ्लिक्ट होता है। इसीलिए कोई वो जो लीडर तृणमूल छोड़ के बीजेपी का पास के नारद का सारद का, इसीलिए लेकिन टीएमसी घबराई हुई है इस बार। मंडल जी, टीएमसी घबराई हुई है, जिस तरह से बीजेपी ने एंट्री की है वेस्ट बंगाल में, टीएमसी घबराई हुई है। टीएमसी का कोई घबराई नहीं होता है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही, कंटिन्यू। कोई घबराई नहीं होता है। हाँ, टीएमसी का घबराई नहीं होता है। टीएमसी का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रेंथ है, जो टीएमसी का ममता बनर्जी का जो प्रोग्राम बनाता है साधारण पीपल के लिए, इसीलिए टीएमसी का कोई घबराने का कोई प्रश्न नहीं होता है, कोई क्वेश्चन नहीं होता है। ठीक है। मेरे साथ इस बीच अश्विनी उपाध्याय साहब, जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, वो भी डिबेट में जुड़ चुके हैं, और इनके अलावा संतोष पाठक साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। दोनों का मैं इस्तकबाल करता हूं। कुछ देर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अश्विनी उपाध्याय जी, हमारे साथ अंसर मंडल, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी की एंट्री तो जरूर वेस्ट बंगाल में हुई, लेकिन टीएमसी घबराई नहीं हुई है। देखिए, जिस तरीके की भाषा वहां की ममता जी कर रही हैं, हम लोग उनको दीदी कहते हैं बहुत प्यार से, बहुत इज्जत के साथ। इसके बावजूद वो जिस तरीके की स्पीच यूज कर रही हैं, मुझे लगता है उससे समझ में आ रहा है वो घबराई हुई है। जिस तरीके से वो सीबीआई को काम नहीं करने दे रही हैं, सेंट्रल फोर्सेस को काम नहीं करने दे रही है, जिस तरीके से हर बार बार वो सुप्रीम कोर्ट। जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी अश्विनी जी, मैं आपको असल में सुन नहीं पा रहा हूं, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मैं संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। संतोष पाठक जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरह से 5 फेजेस हुए, लेकिन लगातार बीजेपी का फोकस वेस्ट बंगाल पर है, इतना ज्यादा बीजेपी फोकस बंगाल पर क्यों कर रही है? क्या वजह है इसकी?
देखिए बिल्कुल अबू हुरैरा जी, जब ये लगातार जब बीजेपी चुनाव जीत रही थी तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से एक बार पूछा गया कि क्या वाकई बीजेपी का जो एक्सट्रीम है, जो पीक है, क्या वो आ गया? उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में ये कहा कि नहीं, अभी नहीं आया है, हमें बंगाल जीतना है, हमें केरल जीतना है, हमें उड़ीसा जीतना है। तो ये वो 3 राज्य है जिस पर बीजेपी बहुत ज्यादा फोकस करके चल रही है। एक सबसे बड़ी बात कि पश्चिम बंगाल पे सबसे ज्यादा फोकस क्यों है? देखिए पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है सांप्रदायिक आधार पर, जिस तरह से वहां सरकार को, प्रशासन को और उसके बाद मतदाताओं को एक हिंदू मुस्लिम की लाइन पर पूरी तरह से बांटने की कोशिश की गई। बीजेपी को लगता है कि वो उर्वरा जो है वो जमीन है पश्चिम बंगाल में कि वहां बहुसंख्यक आबादी को लुभाया जा सकता है। खासतौर से हमने देखा कि पिछले 2-3 साल में किस तरह से ममता बनर्जी ठीक वही गलती करती हुई नजर आ रही है जो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस करती हुई नजर आ रही थी कि अल्पसंख्यकवाद की तरफ चले जाना, दुर्गा पूजा पे रोक लगाना, लाउड स्पीकर पे रोक लगाना, अभी जय श्री राम के नारे को लेकर जिस तरह से विवाद खड़ा हो गया, कुछ युवकों को गिरफ्तार करवा दिया गया। तो ऐसे में वो अपना जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको तो मजबूत कर रही है ममता बनर्जी, क्योंकि उसी वोट बैंक के सहारे लेफ्ट ने दशकों तक पश्चिम बंगाल में राज किया। लेकिन जो दूसरा वोट बैंक है जो कहीं ना कहीं अलग अलग कारणों से कभी लेफ्ट के साथ रहा, कभी कांग्रेस के साथ रहा, उसको मजबूर कर रही है कि वो बीजेपी की तरफ जाए। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल की लड़ाई मजबूत संगठन ना होने के बावजूद आज बीजेपी ने क्या हालत बना दी है। क्या लेफ्ट की कहीं चर्चा हो रही है? सीपीएम सीपीआई जो लेफ्ट फ्रंट है उनकी कहीं चर्चा हो रही है? क्या कांग्रेस की कहीं चर्चा हो रही है? ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की जो पूरी लड़ाई है वो ममता बनर्जी बनाम नरेंद्र मोदी, टीएमसी बनाम बीजेपी बन गई है। और ये कहीं ना कहीं बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। और इसी वजह से इन दोनों ही दलों को मैं यूं कहूंगा कि आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बीजेपी का फायदा है या टीएमसी डरी हुई है। टीएमसी का फोकस किस पे है? लोकसभा अपने आप में फोकस जरूर है, लेकिन शायद ममता बनर्जी का फोकस ज्यादा इस बात पे रहेगा कि विधानसभा किसी न किसी तरह से चुनाव जीता जाए। और ये दोनों ही पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद स्थिति है, विन विन सिचुएशन है कि जो लेफ्ट फ्रंट एक बड़ा फ्रंट हुआ करता था पश्चिम बंगाल में, उसको इन्होंने हाशिए पर ला दिया। कांग्रेस जो एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी पश्चिम बंगाल में शुरुआती आजादी के बाद, उसको इन्होंने हाशिए पर ला दिया और लड़ाई सिर्फ टीएमसी बनाम बीजेपी की बना दी है इन्होंने पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल। और इस बीच मेरे साथ मोहम्मद अली खान साहब, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, तर्जुमान है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और इनके अलावा अब्दुल हफीज गांधी साहब स्पोक्सपर्सन है समाजवादी पार्टी के, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली खान साहब और अब्दुल हफीज गांधी जी, आप दोनों का बहुत इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। मैं अश्विनी उपाध्याय जी आपके पास ही आना चाहूंगा। अश्विनी उपाध्याय जी, बात तो हम वेस्ट बंगाल की कर रहे थे, लेकिन अगर ओवरऑल हम बात करें, बिल्कुल जिस तरह से बीजेपी के जो सीनियर लीडर हैं जिनके बयानात आ रहे हैं, थोड़ा सा घबराहट नजर आ रही बीजेपी के अंदर। सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान आता है या माधव जी का जो बयान आता है, वो ये कहते हैं कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना रही है। और कुछ इसी तरह का बयान शिवसेना की तरफ से भी आता है। देखिए हुरैरा साहब, मैं आपको बता रहा हूं और आज आप लिख लीजिए, 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, मात्र 2 चरण और बाकी है जी। भारतीय जनता पार्टी 300 पार और एनडीए 400 पार। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, मैं जनता का रुझान, जनता का आशीर्वाद जिस तरीके से मोदी जी के लिए हुआ है उसके आधार पे कह रहा हूं। बात यह है कि जो आज का मतदाता है, विशेष रूप से युवा मतदाता, अब वो जाति और धर्म के लाइन पे नहीं जा रहा है। वो ये समझ रहा है कि इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कौन कर सकता है, राहुल गांधी या मोदी जी। इस देश को वंशवाद, परिवारवाद से कौन मुक्त कर सकता है, राहुल गांधी या मोदी जी। वो ये अपने आप सोचता है इस देश को मनी लॉन्ड्रिंग, हवाला कारोबार, अलगाववाद, कट्टरवाद और इसके अलावा जो आतंकवाद, उससे कौन मुक्त कर सकता है। तो उसके पास एक रास्ता नजर आता है, मोदी जी, क्योंकि जानता है राहुल जी के बस की बात नहीं है। मुख्य रूप से चूंकि फाइट राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस और बीजेपी में है, तो उसके दिमाग में एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार मोदी जी, दूसरे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार राहुल गांधी। अब अश्विनी उपाध्याय जी, सुब्रमण्यम स्वामी, सुब्रमण्यम स्वामी या माधव अपने आप से पूछ रहा है जी या माधव जी के बयान को कैसे लिया जाए? ये लोग जो इस तरह का बयान दे रहे हैं, ये सीनियर लीडर हैं आपकी पार्टी के, छोटा मोटा नाम नहीं है सुब्रमण्यम स्वामी। देखिए हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। स्वामी जी आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। राम माधव जी के बयान को मिसकोट किया गया और इसलिए मैं कह रहा हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान आप सुनिए,
हमारे प्रधानमंत्री जी का बयान सुनिए, हमारे सभी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनका बयान सुनिए, जो आधिकारिक प्रवक्ता है उनका बयान सुनिए। और मैं आपके चैनल बैठा हुआ वो एक आधिकारिक प्रवक्ता के नाते, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बल्कि आधिकारिक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूं। और मैं कह रहा हूं, इस देश को भ्रष्टाचार, अलगाववाद, कट्टरवाद, जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद, हवाला कारोबार, इसके अलावा जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, इन नोटबंदी भी गिना दीजिए ना, नोटबंदी, जीएसटी, ये भी गिनाइए, और उसका ये भी सब आपकी ही सरकार ने किया है। नोटबंदी, जीएसटी, इसे भी गिनवाइए। हमारी सरकार, मैं आपको कह रहा हूं, हमारी सरकार ने नोटबंदी किया और व्यक्तिगत रूप से हमसे पूछे तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि 100 रुपए से बड़ी नोट तो होना ही नहीं चाहिए। ये मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते नहीं बल्कि अश्विनी उपाध्याय के नाते कह रहा हूं। 100 रुपए से बड़ी नोट अगर जब तक नहीं बंद होगी, भारत में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। आपको चल अचल संपत्ति को आधार से लिंक करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में मेरी PIL भी है इस मामले को लेके। 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कैश ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए से ऊपर कैसे से बंद करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जल्दी से जो बातें आपने की इस पर मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रिएक्शन भी ले लेता हूं, लेकिन इस बीच मेरे साथ पीयूष मिश्रा जो कि स्पोक्स पर्सन है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष मिश्रा, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज 18 उर्दू में। मैं मोहम्मद अली खान साहब आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि बीजेपी की अगर बात करें तो 300 से ज्यादा सीटें आ रही हैं, मतलब 2014 से अच्छी कारकर्दगी बीजेपी की 2019 में रहेगी और एनडीए 400 प्लस ला रही है। जबकि इन्हीं की पार्टी के जो लीडर हैं वो जो बयान दे रहे हैं, चाहे राम माधव जी हों, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी जी हों, उन्हें कहीं ना कहीं एक डर लग रहा है। देखिए अबू हुरैरा साहब, उपाध्याय साहब, 300 क्या 400 बोल दें, 600 बोल दें, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि 543 सीट से 900 बोल दें। जैसे वो बार बार आपको याद दिला रहे हो, शायद अपने आप को खुद, वो तो भाजपा के औपचारिक तौर से प्रवक्ता है तो उनको उनका तो हक बनता है, बोले जो बोलना है। मगर मैं आपको एक और बात बताऊं, देखिए यही मैं सुन रहा था बड़े गौर से उपाध्याय साहब की स्पीच, वही घिसी पीटी बातें, वही पुरानी स्पीच है कि हम ये नामदार कामदार, यही सब बातें। साहब 5 साल के बाद ना झूठ के पैर नहीं होते, जो फरेब वाली राजनीति होती है उससे लोग वाकिफ हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि भैया इसमें और असलियत में अंतर क्या है। असलियत यह है कि नौकरियां नहीं है। जैसे अबू हुरैरा साहब ने बताया, डिमोनेटाइजेशन ने लोगों की कमर तोड़ दी। आप बात करते हैं, एक और बड़ा खूबसूरत आइडिया लाए हमारे उपाध्याय साहब जो बड़े वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो आइडिया लाए कि 100 रुपए का नोट होना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे तो आर्थिक सलाहकार बैठे हैं इस सरकार में। और मैं आपको इतना भी बता दूं कि आज की तारीख पे आपको अगर यही बातें करनी थी, बहुत अच्छी बात होती। मैं बड़ा खुश होता अगर भाजपा सरकार अपनी कैंपेन चलाती विकास, अच्छे दिन, स्मार्ट सिटी के मुद्दों पे। मगर 5 फेजेस खत्म हो चुके हैं और आपने तो सिर्फ 2 मुद्दों पे चुनाव लड़ा है उपाध्याय साहब। एक तो लोगों को धर्म और जाति के बेसिस पे बांटने की राजनीति की है, और दूसरा आर्म्ड फोर्सेस के जो बलिदान और सैक्रिफाइसेस हैं उनके पीछे छुप के उनका श्रेय लेने की कोशिश की है। ये बड़ी ओछी राजनीति होती है साहब। और आप सोचते हैं आप इसमें अगर बुलंद दिख रहे हैं, नहीं, आप शर्मिंदा हो रहे हैं और आपको अंदाजा भी नहीं है। और मैं जानता हूं जी मैं आ रहा हूं, हुए हैं, नहीं तो क्यों राजीव गांधी उन्हें एकदम से याद आ गए, क्यों ही राजीव गांधी जी का जिक्र करने लग गए। ये तो उर्दू में इसके लिए बड़ा खूबसूरत अल्फाज होता है, एहसास कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आप गांधी परिवार के बारे में सोच के आप देश के बारे में सोचना भूल गए। भाई साहब कुछ गिने चुने दिन रह गए, कुछ अच्छा कर जाइए। अब्दुल हफीज गांधी साहब से भी मैं आपका रिएक्शन ले लेता हूं अश्विनी जी, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो दावे यहां पर अश्विनी उपाध्याय जी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं सुब्रमण्यम स्वामी या राम माधव के बयान से। अबू हुरैरा साहब, अगर आप इसका प्रॉपर असेसमेंट करना चाहेंगे तो आपको राम माधव जी का बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। राम माधव जी की जो अपब्रिंगिंग है वो आरएसएस में हुई है, आरएसएस में बहुत इंपॉर्टेंट पद पर थे, उसके बाद आरएसएस ने ही उनको बीजेपी में प्लांट किया है और आज वो जनरल सेक्रेटरी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर काम करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर जब अलायंस हुआ था तो इन्होंने ही कराया था और जम्मू एंड कश्मीर की जिम्मेदारी ली थी। आजकल ये नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं, ये विदेशी मामलों के भी जानकार हैं। तो इनका जो असेसमेंट है कि हम 71 तक नहीं आ सकते और हमें अलायंस की जरूरत पड़ेगी और एंटी इनकम्बेंसी है, और इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि नेताओं को यह जानना चाहिए कि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जो हमारा पहला परफॉर्मेंस है वो हम दोबारा उसको रिपीट नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन रखते हैं ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस में। इनका जो असेसमेंट है इसको नकारा नहीं जा सकता।
क्या आज उपाध्याय जी कह सकते हैं कि राम माधव जी को पॉलिटिकल समझ नहीं है? क्या ये कह सकते हैं कि वो गलत हैं? अगर अश्विनी उपाध्याय जी कह सकते हैं राम माधव जी को कि उनको पॉलिटिकल समझ नहीं है, उनके बयान को ये नकार सकते हैं, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, राम माधव जी का इंपॉर्टेंस है आरएसएस और बीजेपी के अंदर, और इसलिए मैं समझता हूं कि उन्होंने जो कहा है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और यही नहीं, आप ही देखिए कि उन्होंने फोर्थ फेज के बाद क्यों कहा। शायद उनको ग्राउंड रिपोर्ट पता लगी है, जहां से इनको पता लग रहा है कि हार रहे हैं। देखिए 2014 में बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रॉमिस की थी, बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे रोजगार और क्या क्या लेकर। आज इनके पीछे इनका नॉन परफॉर्मेंस है, आज टूटे हुए सपने हैं, बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है, कमजोर संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ रही है। अश्विनी जी, अब आपका रिएक्शन, जो बात मोहम्मद अली साहब ने कही और जो बात अब्दुल हफीज गांधी साहब ने कही है, अश्विनी जी। देखिए, पहली बात तो मैं फिर से उसको क्लेरिफाई कर दूं, राम माधव जी ने ऐसा नहीं कहा है। राम माधव जी ने उसको क्लेरिफिकेशन दे दिया, और इनफैक्ट राम माधव जी से मैंने व्यक्तिगत रूप से मिलकर पूछा कि ये क्या छपा हुआ है, तो उन्होंने बोला ये गलत छपा हुआ है। अब मैं आता हूं कि अगर आपको लगता है कि राम माधव जी की बातों से आप बहुत सहमत है, तो मैं आपको 3-4 बातें राम माधव जी की बताता हूं। राम माधव जी कई बार कह चुके आर्टिकल 35A खत्म होना चाहिए। राम माधव जी कई बार कह चुके आर्टिकल 370 खत्म होना चाहिए। राम माधव जी कई बार कह चुके रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को देश से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। पीडीपी के साथ राम माधव जी कई बार कह चुके लागू होना चाहिए। राम माधव जी कई बार कह चुके कि पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ बनना चाहिए, हमारे दो कानून बनना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग और इस पार्टी के जो शीर्ष हैं तो वो इस बात से सहमत होंगे। अश्विनी उपाध्याय जी अगर राम माधव जी के 370 या 35A की बात करते हैं, जिसकी लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं कोर्ट में, 35A या 370 की लड़ाई आप खुद लड़ रहे हैं, और राम माधव जी ने ये बातें कही हैं, तो उस वक्त जब पीडीपी के साथ आपका अलायंस हुआ था, एजेंडा ऑफ अलायंस में ये बातें नहीं थी कि इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपना काम निकालेंगे पीडीपी के साथ। हमने इसीलिए तो नहीं, मैं आपको, हुरैरा साहब आप जानते हैं, तो मैं आपको एक चीज और जरा आपके दर्शकों को, करोड़ों दर्शक जो भारत के अलावा विदेशों में भी हैं, उनको क्लेरिफाई करना चाहता हूं। आर्टिकल 35A को सरकार नहीं खत्म करेगी, सरकार केवल हमारी जो PIL है सुप्रीम कोर्ट में उसका समर्थन करेगी और कर रही है। आर्टिकल 35A को सुप्रीम कोर्ट ही खत्म करेगा। आर्टिकल 370 को मेरी PIL ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसको सुप्रीम कोर्ट खत्म करेगा। सरकार का रोल केवल इतना है कि सरकार वहां जब सरकार के अटॉर्नी जनरल खड़े हो जाएंगे और वो कहेंगे मैं अश्विनी उपाध्याय की PIL का समर्थन करता हूं, वहां पे सरकार का यही रोल है, सरकार को खत्म नहीं करना। आपने बीजेपी ने एजेंडा जैसे राम मंदिर का विषय, राम मंदिर के विषय में सरकार खड़ी होकर ये कहेगी, सरकार खड़ी होकर ये कहेगी अटॉर्नी जनरल कि हाँ राम मंदिर वहां बनना चाहिए। यही अंतर है भाई। कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस तो कहती है न राम नहीं थे, कांग्रेस कहती है हम 370 नहीं छेड़ेंगे, कांग्रेस कहती है हम देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे, हमारी सरकार कहती है हम देशद्रोह का कानून और मजबूत करेंगे। तो ये विषय हमारा जो पूरा चुनाव है, ये राष्ट्रवाद और भ्रष्टाचार मुक्त भारत उस पे है। मैं और 2-3 और विषय बताता हूँ। देश की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट के बाद आएंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। अश्विनी जी, ब्रेक के बाद आएंगे, हम चर्चा करेंगे, लेकिन मुझे पीयूष मिश्रा साहब वेट कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा जी, 2014 में आप लोग बीजेपी के साथ थे, एनडीए में थे, इस बार आप एनडीए के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है। क्या कुछ इशारे, 5 फेजेस के चुनाव हो गए हैं, क्या कुछ इशारे? अबू भाई जी अबू भाई देखिए, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सुनामी आई थी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, और हमारा गठबंधन 2017 में हुआ। तो हमारे बड़े भाई अश्विनी जी बैठे, हम इनके सहयोगी पार्टी 2 साल लगातार उत्तर प्रदेश में रहे। मेरा इनसे प्रश्न है कि अगर 14 में इतनी सुनामी लाए थे तो 17 में काहे गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई? और बताऊं, जो अभी ये आंकड़ा गिना रहे हैं 300 400 का, साफ साफ आपको बताता हूं अबू भाई, जो अब 2 चरण बचे हैं, छठा और 7वां। छठवें में 14 लोकसभा का चुनाव होना है और 7वें में 12 लोकसभा का चुनाव होना है। छठे में भारतीय जनता पार्टी केवल मात्र 2 सीट पे फाइट में है और 7वें में 2 सीट पे है, वो भी नाम सुन लीजिए उंगली पे। छठवें में इनका एक डुमरियागंज हो गया और एक और है, 7वें में मिर्जापुर और बनारस, बाकी ये सारी सीट हार रहे हैं। गाजीपुर में आदरणीय मनोज सिन्हा जी हार रहे हैं, वहां पे 2 विधायक हमारे खुद हैं। चंदौली में इनके प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हार रहे हैं। ये
आंकड़ा बता कहां से रहे हैं? ये एक बात तो करते हैं सबके साथ सबके विकास की, लेकिन विकास करते हैं इन्होंने खुद अपना किया है। ये 2 साल हमारे सहयोगी रहे, इन्होंने ऑफिस अपना दिल्ली में इतना भव्य बनाया, हम यहाँ मांगते मांगते थक गए कि भाई साहब हम आपके सहयोगी पार्टी है, 4 विधायक हमारे पास हैं, हम को कुछ दे दो भाई साहब। कहते कहते हम थक गए। इन्होंने आखिरी में एक विधायक के नाम पे बंगला आवंटित किया, आज तक इन्होंने आवास नहीं दिया। अश्विनी जी, ये आपके सहयोगी हैं जो आप लोगों के साथ यूपी में जाके पूर्वांचल में आके कहते हैं यूपी में जो आपके सहयोगी हैं, ये उनका इल्जाम है। और खुद पिछड़ों का इन्होंने कितना साथ दिया है। और बताऊं अश्विनी जी से दूसरा प्रश्न, 27% आरक्षण पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी ने कहा था पिछले साल कि हम एक सोशल जस्टिस कमेटी की रिपोर्ट बनी थी तत्कालीन मुख्यमंत्री 2001 में थे माननीय राजनाथ सिंह, उसमें ये चुनाव जातिवाद के लिए अंतिम कील साबित होने वाला है। किया जाए जातिवाद। तो अश्विनी जी, जो बात पीयूष मिश्रा करें इस पर मुझे जवाब चाहिए। सहयोगियों का ख्याल नहीं रखा आपने, अपने सहयोगियों का ख्याल नहीं रखा बीजेपी ने। के अगल बगल कितनी सीटें जीतेंगे? मैंने आपको बताया, आप सबका साथ। अरे भैया, ख्याल हमने रखा, हमने ख्याल रखा, इसलिए स्पष्ट। इन्होंने अपने सहयोगियों का मूर्ख बनाया है, तो देश की जनता का क्या भला किया होगा? ठीक है पीयूष मिश्रा, हो गई बात, मुझे ब्रेक पर जाना है। अश्विनी जी, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं, 20 सेकंड, मुझे ब्रेक पर जाना है, कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। जी अश्विनी जी करेंगे एक भी मुद्दे पे क्या कह रहा हूं, भ्रष्टाचार हो, ये जातिवादी पार्टियां, ये वंशवादी पार्टियां, ये परिवारवादी पार्टियां, ये जो पार्टियां हैं, इनका इस बार सफाया हो जाएगा। अब जाति और धर्म के आधार पे वोट नहीं मिलेगा। आपसे अलग हो गए तो उसमें तमाम तरह की बुराइयां आ गई। अश्विनी जी, राजभर साहब की पार्टी आपसे अलग हो गई तो उसमें तमाम तरह की बुराइयां। संतोष पाठक जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा कि 5 फेजेस तो कंप्लीट हो गए, अब 2 फेजेस और बचे हुए हैं पोलिंग के लिए, लेकिन उससे पहले अब पीएम के चेहरे के लिए या पीएम की पर्सनालिटी के लिए एक तरह से दौड़ भाग शुरू हो गई है। थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट, अपोजिशन, उसकी कवायद भी एक तरह से शुरू हो गई है। देखिए, बिल्कुल अबू हुरैरा जी, 2 चीजें हमें बिल्कुल साफ साफ समझनी होगी कि अगर बीजेपी नहीं आती है, कांग्रेस इस हालत में, आज की हालत में नहीं है कि वो अकेले अपने दम पे 200, 250 या बहुमत लेके आ पाए। तो अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है बीजेपी की तरफ से, तो निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं थर्ड फ्रंट, फेडरल फ्रंट, ये सब चीजें उभर कर सामने आ सकती है, लेकिन ये टिकेगा कैसे? देखिए, जब भी गैर कांग्रेसवाद के जमाने में जब आता था तो भाजपा और लेफ्ट एक बड़े घटक हुआ करते थे। फिर गैर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ जब सरकार बनाने की बात आई, लेफ्ट उस बड़ी भूमिका निभाता था। फिर हमने देखा कि जब तीसरा मोर्चा, यूं कहे कि राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा सरकार बनी वीपी सिंह के टाइम में, तो लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस को बाहर करने में। आज की हालत में अगर बात करें तो लेफ्ट फ्रंट जो कभी बहुत बड़ा फ्रंट हुआ करता था, उसकी हालत बहुत खस्ता है। बहुत ज्यादा सीटें वो पश्चिम बंगाल से या केरल से निकाल पाए, इस बात की संभावना बहुत कम है। उसके बाद बचती है कांग्रेस। अगर ये तमाम क्षेत्रीय दल अगर अपना एक्सट्रीम परफॉर्म करते हैं अबू हुरैरा जी, जो 4-5 अगर मैं क्षेत्रीय दल की बात करूं, चाहे ममता बनर्जी, मायावती, अखिलेश यादव, नवीन पटनायक, दक्षिण भारत में अगर आप चले जाए चंद्रबाबू नायडू, तो भी अगर ये बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो भी इनको 272 का आंकड़ा छूने के लिए 120-130 सीटों की जरूरत होगी। और अगर वो 120-130 सीटों पर कांग्रेस पहुंच पाती है तो निश्चित तौर पर एक फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट की सरकार हम बनते हुए देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए यह बहुत जरूरी है कि कांग्रेस 100-110 का आंकड़ा पार करे। कैसे पार कर पाएगी, कहां से पार कर पाएगी, अब वो तो 23 मई को ही पता लगेगा, मतदाता ही बताएंगे। लेकिन ये तमाम क्षेत्रीय सूरमाओं का जो सपना है, उसमें से शायद कोई प्रधानमंत्री बन सके, क्योंकि देश ने देखा कि किस तरह से देवगौड़ा का चयन हुआ, किस तरह से इंद्र कुमार गुजराल का चयन हुआ। लेकिन उसके लिए एक मजबूत बाहर से समर्थन देने वाले कांग्रेस जैसे दल की बहुत ज्यादा जरूरत है कि 2014 के 44 के आंकड़े से वो 100, 110, 115 के। अब्दुल हफीज गांधी साहब, बार बार मैं अखिलेश यादव को सुनता हूं कि वो बार बार यही कहते हैं कि अब सेंटर में जो पीएम होगा बिल्कुल नया चेहरा होगा और यूपी से होगा। उनकी मुराद सीधे सीधे मायावती से है। कैपेबल लीडर हैं, विजनरी लीडर हैं और उनके अंदर वो सारी जो है कैपेबिलिटीज हैं जो कंट्री को लीड करने के लिए हो सकती हैं। लेकिन अबू हुरैरा साहब, हमारा प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि जो भी गठबंधन में पार्टीज हैं वो पोस्ट पोल यानी इलेक्शन के बाद बैठेंगी और फिर फैसला लेगी कि हमें किसको सपोर्ट करना है, कि हमारा चेहरा कौन होगा। अभी हमारी सबसे बड़ी जो चिंता है वो मुद्दे हैं। हम चेहरे पर नहीं बल्कि मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए हम उत्तर प्रदेश से जो है मैक्सिमम डेंट
और जो है भारतीय जनता पार्टी को देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर सबसे ज्यादा सीटें कहीं से हारेगी तो वो उत्तर प्रदेश से ही हारेगी। पहले डिवीजन ऑफ वोट की वजह से भारतीय जनता पार्टी इस तरह का परफॉर्मेंस दे पाई। अब ये वोट जो है, जो एंटी बीजेपी वोट है, वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेट हो चुका है। तो जहां जहां अभी आप इलेक्शंस देखिए, कुछ राज्यों में जहां जहां इलेक्शंस हुए हैं और उसके रिजल्ट को लोकसभा के रिजल्ट पर आप जो है एक्स्ट्रापोलेट करके देखिए तो आप देखेंगे कि मोर देन 100 सीट्स भारतीय जनता पार्टी है जो हिंदी बेल्ट कही जाती है वहां पर लूज कर रही है, जिसका कंपनसेट वो दूसरे प्रदेशों में नहीं कर सकती। जैसा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम पश्चिम बंगाल से कर लेंगे, ओडिशा से कर लेंगे या नॉर्थ ईस्ट से कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार नहीं बनाने जा रही है। अगर सरकार बनेगी तो इसकी एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट भी आ सकती है। मोहम्मद अली खान साहब, क्या वाकई में जिस तरह से केसीआर ने मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया है, पिनाई विजयन से उन्होंने मुलाकात की है, स्टालिन से मुलाकात करने वाले, क्या वाकई में इसे कांग्रेस कैसे देखती है कि अगर एक थर्ड फ्रंट के लिए कोई ताकत उठती है, गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी सरकार की अगर वो बात करती है, तो कांग्रेस इसे कैसे देखती है? जी अबू हुरैरा साहब, इसे दो नजरिए हैं देखने के। एक तो कि केसीआर साहब जो हैं, टीआरएस पार्टी के जो नेता हैं, वो ये कर रहे हैं, क्या ये जल्दबाजी है, क्या ये प्रेमेच्योर है? इस सवाल का जवाब तो हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा। वैसे बेहतर होता अगर कोई टीआरएस का प्रवक्ता हो तो वही इस बात का जवाब देता, मगर कांग्रेस को लगता है देखिए अगर कोई एंटी मोदी फ्रंट बनाने जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम मान रहे हैं, जैसे आपके पॉलिटिकल एनालिस्ट भी कह रहे थे, हम मान रहे हैं ये नतीजा जो है बहुत सरप्राइजिंग नतीजा रहेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है हम उम्मीद रख रहे हैं कि बहुत सारी सीटों में बहुत खूबसूरती से रिकवर करेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो हम उम्मीद रख रहे हैं कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। और अगर आप किसी कांग्रेस प्रवक्ता यानी मुझसे पूछेंगे तो मैं तो पूरे गर्व से कहूंगा कि राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मगर केसीआर जी का मिलने का सवाल है और लोगों का मिलने का सवाल है, हम तो एक कंसेंसस वाली पार्टी है। हम तो चाहते हैं कि आपस में बातचीत करके अबू हुरैरा जी स्वाभाविक तौर से कांग्रेस ऐतिहासिक तौर से नेचुरल कोalition बिल्डर रही है। ठीक है, संतोष जी आपसे कोई सवाल कर रहे हैं, लेकिन खान साहब, मोहम्मद अली खान साहब, चंद्रबाबू नायडू ने आज साफ कर दिया कि पहले नतीजे आ जाएं, उसके बाद पीएम का चेहरा कौन होगा उस पर फैसला बाद में होगा। संतोष जी आप भी सवाल कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता कह रहे थे, एक बड़ी बात है कि कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। क्या कांग्रेस को ये लग रहा है अपने दम पर कि वो 272 का आंकड़ा पार कर पाएंगे, या अगर वो आंकड़ा नहीं पार कर पाएंगे तो आज की हालत में क्या क्षेत्रीय दल कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करने को तैयार होंगे? क्योंकि ममता बनर्जी इसके लिए अनिच्छा जता चुकी है, कई अन्य जो क्षेत्रीय छत्रप है वो इसके लिए अनिच्छा जता चुके हैं। तो क्या 100, 125, 150 सीट लेकर अगर ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कांग्रेस करती है तो क्या इसके बल पर ही वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? मोहम्मद अली खान साहब, क्या इलाकाई पार्टियां अपना एतमाद या भरोसा जताएंगी कांग्रेस पे? जी देखिए, इस सवाल का जवाब ये है। सबसे पहली बात तो बड़े आदर और सम्मान के साथ आपसे मैं कहना चाहता हूं पॉलिटिकल एनालिस्ट साहब कि मुझे याद है नवंबर दिसंबर में भी बड़े बड़े ऐसे प्रिडिक्शंस किए जा रहे थे। लोग बोल रहे थे कि ये होने वाला है। कांग्रेस के खिलाफ बड़ी आलोचना हो रही थी कि आपने मायावती जी के साथ अलायंस नहीं किया, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी गलती की आप लोगों ने। हमने कहा इंतजार कीजिए नतीजा आने तक, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए जश्न मनाने में। मैं जानता हूं आप एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पॉइंट रख रहे हैं और मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूं। मैं यही कहूंगा, देखिए आप 23 तारीख तक इंतजार कर लीजिए। कांग्रेस ने पहले भी ये कहा था, आज भी कह रही, हमें भरोसा है कि जो मतदाता हैं, जैसे आपने कहा बड़े खूबसूरती से, ये फैसला मतदाता करेंगे और हमें भरोसा है मतदाता हमारा काम देख के ये फैसला हमारे पक्ष में करेंगे। बस। अश्विनी उपाध्याय जी, थर्ड फ्रंट की बात होने लगी है। चुनाव से काफी पहले ये कवायद शुरू हुई थी और अब 5 फेजेस होने के बाद फिर से वो कवायद शुरू हो गई है थर्ड फ्रंट बनाने की। देखिए, सपने देखना मुझे लगता है अच्छी चीज है, सबको सपना देखना चाहिए। तो थर्ड फ्रंट के लोग भी सपना देख रहे हैं, राहुल जी भी, कांग्रेस भी सपना देख रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप जमीनी हकीकत नहीं समझना चाहते या जानते हैं फिर भी अगर आप सपना देख रहे हैं, फिर भी या सबके सामने कह रहे हैं, तो कहिए भाई, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपनी बात कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात हुरैरा साहब, मैं आपको बहुत विनम्रता पूर्वक कहता हूं और आग्रह करूंगा 1 मिनट तक कोई इसमें टोके ना। इस देश की सबसे बड़ी समस्या है 5 करोड़ घुसपैठिए।
4 करोड़ बांग्लादेशी और 1 करोड़ रोहिंग्या, ये क्यों लोग इस पे चुप हैं? और देश जानता है इन 5 करोड़ 5 साल आप लोग तो उस पर कुछ बोले नहीं। अगर राहुल 5 गांधी साल आएंगे आपकी तो 5 सरकार करोड़ तो और इस बुला इशू पर लेंगे। कुछ बोली नहीं। मैं आप एक मिनट नहीं अश्विनी जी, मुझे आप हमेशा ये इशू उठाते हैं, लेकिन मुझे एतराज यही होता है कि 5 साल बीजेपी की सरकार इस पर कुछ नहीं बोली और चुनाव में आप ये इशू जरूर उठा रहे हैं। 5 साल में तो आप इन रोहिंग्या या बांग्लादेशियों को आप बाहर निकाल सकते थे। बहुत टाइम था इस सरकार के पास। अरे बस, अरे सुन तो लीजिए, हाँ सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में आप डाल दीजिए अश्विनी उपाध्याय रोहिंग्या बांग्लादेशी। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ जाएगा 4-6 महीने के अंदर सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा सरकार कैसे बाहर निकाल सकती है? मैटर सब जुडिस है। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे। देश की सबसे बड़ी उसमें सरकार की बड़ी समस्या है। उसमें सरकार की आप बीजेपी के लीडर की तरह आते हैं, ये काम तो अश्विनी उपाध्याय कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर की तरह आते हैं। बिल्कुल। अरे भाई साहब, आप देश की सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या विस्फोट। हमारे पास मात्र 2% दुनिया की जमीन है, मात्र 4% पानी है। पॉपुलेशन हमारी 20% हो चुकी है और इस 20% पॉपुलेशन जब तक जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तब तक गरीबी। अरे सुनिए भाई साहब, सुन लीजिए प्लीज, ऐसे मत करिए। ऐसे मुझे लगता है आप चाहते नहीं देश के लोग क्या सुने। आप चाहते नहीं कि देश के लोग आपकी सच्चाई सुने। सुप्रीम कोर्ट पर आप चाहते नहीं। सुनिए, आप जब आपसे पूछा जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, अशिक्षा की समस्या, देश की 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। और पूरा देश जानता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरा देश जानता है। सुन लीजिए प्लीज, प्लीज सुन लीजिए पहले आप। आपके हिसाब से ये गलत बात है, ये सुन लीजिए पहले आप। जनता से वादे क्यों करते हैं? जनता से वादा इसलिए करते हैं, इस तरह के इश्यूज। अरे भाई, हम जानते हैं जनता से वादा ये करते हैं, आप जनता से वादा इसलिए करते हैं कि कांग्रेस तो कहती राम थे ही नहीं। हर चीज कांग्रेस पीआईएल कर रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। आप ये बताइए आर्टिकल 370 के बारे में आपने अभी तक क्या किया? आप पीआईएल यहाँ पर कर रहे हैं। आप ये बताइए कि घुसपैठियों के इश्यू पर आपने क्या किया? 40 लाख लोगों को आपने घुसपैठिए कहा और फिर बाद में प्रूव हुआ कि बहुत सारे एक्स एमपीज एंड एमएलए और बीजेपी के लोग भी जो है उस रजिस्टर में नहीं आ पाए थे। वो पूरी की पूरी जो प्रोसेस थी वो डिफेक्टिव प्रोसेस थी। आपने आज तक कुछ नहीं किया। बांग्लादेश ये कहता है कि हम उन लोगों को लेंगे नहीं। आप ये बताइए कि करेंगे क्या? 5 मरहले मुकम्मल हो चुके और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में 5 मरहलों के बाद सियासी जो तस्वीर है, सियासी मंजरनामा क्या अब बदल रहा है बहुत तेजी से? इसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अब नई नई कवायद एक तरह से शुरू हो गई हैं। थर्ड फ्रंट और फेडरल फ्रंट की एक तरह से बातें होने लगी हैं। इसी पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद अंसर मंडल जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि टीएमसी से ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीएम के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर देखती हैं। अब सुनिए, ममता बनर्जी का 1 पॉइंट प्रोग्राम था वो बीजेपी का मोदी का हटाने के लिए। इसीलिए आफ्टर इलेक्शन पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट फेडरल फ्रंट होगा क्या थर्ड फ्रंट होगा, कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, पहला ममता बनर्जी का प्रिंसिपल था जो मोदी सरकार हटाने के लिए। इसीलिए कांग्रेस है, मायावती है, अखिलेश है, चंद्रबाबू नायडू है, केसीआर है, जो आंचलिक पार्टी है इंक्लूडिंग का सीपीएम पार्टी है, वो ममता बनर्जी का 1 पॉइंट प्रोग्राम था जो मोदी जी वो बीजेपी भाजपा सरकार में हटाने के लिए। इसीलिए जो बंगाल का जो रिजल्ट है वो 42 का जो टोटल सीट है जी, तो ममता बनर्जी का टारगेट है वो 42 सीट के, वो भाजपा 1 सीट नहीं मिलेगा बंगाल में। और वो कांग्रेस है जो है तो वो 42 का सीट का वो टारगेट है, वो भाजपा 1 सीट नहीं बंगाल के नहीं मिलेगा। मत करिए, हम 30 सीट इसीलिए जो आंध्र प्रदेश है, केरल है, भाई साहब कांग्रेस नोट कर लीजिए 30 सीट हम इसीलिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी 30 सीट जीत रही है।
बीजेपी दावा कर रही है 30 सीटों का, 30 सीट्स, 30 सीट। वो जो बात है वो बंगाल का माटी का, वो अमित शाह जी और मोदी जी वो पसंद नहीं होता है, इसीलिए कोई आइडिया नहीं होता है। बंगाल को बांग्लादेश बना दिया है। आपको तो बंगाल को प्रचार करने के लिए बांग्लादेशियों को बुलाना पड़ रहा है। अब ये नहीं चलेगा। आप सुनिए, बंगाल में आपने तुष्टीकरण किया है, जिस तरीके से आपने हिंदू मुसलमान किया है, जिस तरीके से आपने एक समुदाय को आगे किया है, दूसरे समुदाय को दबाया है, जिस तरीके से आप वहां के घुसपैठियों का समर्थन कर रहे हैं, आप चिंता मत करिए। बंगाल में भी बांग्लादेश से आए, जरा उनको निकालिए पहले। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सफाया होगा और वहां से चुन के सभी बांग्लादेशियों को भगाया जाएगा। उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ आपने बसाए हुए हैं ना, मोदी जी आएंगे। सुनिए, अभी आप चिंता मत करिए, अगले 1 साल के अंदर सारे बांग्लादेशियों को जो आपने वहां फंसा रखा है, सबका आधार कार्ड कैंसिल होगा, सबकी वोटर आईडी कैंसिल होगी। ये तो चुनाव के बाद की तस्वीर होगी। ये तस्वीर तो चुनाव के बाद की अश्विनी जी के नतीजे क्या आएंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। नतीजे क्या आएंगे। मैं संतोष जी, बंगाल का संतोष पाठक जी, चीफ मिनिस्टर 5 चरणों में हमारा बहुमत आ चुका। हुरैरा जी, हमें बहुमत मिल चुका है। हमें तो 5 चरणों में बहुमत मिल गया है। अगले 2 चरणों में फिर बीजेपी से इस तरह की आवाजें क्यों उठ रही है? अश्विनी उपाध्याय जी, फिर बीजेपी से इस तरह की आवाजें क्यों उठ रही है? शिवसेना फिर क्यों कह रही है कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी? शिवसेना कह रही है, सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं, राम माधव कह रहे हैं। राजनीति नहीं चलता। क्या बात कर रहे हैं आप हुरैरा जी? आपको केवल अरे सुब्रमण्यम स्वामी तो सोनिया गांधी को डांसर कहते हैं, वो सोनिया गांधी को वेश्या कहते हैं। आप चला सकते हो क्या इस चीज को? सुब्रमण्यम स्वामी सोनिया गांधी कई बार डांसर और वेश्या कह चुके, तब आप स्वामी की बात नहीं मानते आप। अरे सच बात है, उन्होंने खुलेआम चैनल पे बोला हुआ है। नहीं ठीक है अश्विनी जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि सीनियर लीडर है आपकी पार्टी के, सीनियर लीडर है, पॉलिसी मेकर है आपकी पार्टी के लोग। अब मैं अरे भैया आप स्वामी जी को वो बात मानो ना। वो तो कहते हैं राजीव गांधी हथियारों के दलाल थे, वो कहते हैं कि राहुल गांधी नशेड़ी है, वो कहते हैं राहुल गांधी वाड्रा दलाल है, वो कहते हैं सोनिया गांधी डांसर है। तो स्वामी जी को वो बात नहीं मानो, उसको आप नहीं मानोगे। माधव ने गलत अब आप स्वामी जी की एक बात हमने पकड़ लिया। मैं राम माधव जी ने ऐसा कोई बात नहीं समझ नहीं है। राम माधव जी ने ऐसी कोई बात नहीं की, झूठ बोला है। बोल भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत की सरकार मिलेगी। अरे बोला है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी में हम अपना पहले वाला परफॉर्मेंस रिपीट नहीं कर सकते। खत्म किया जाएगा। मोदी जी हवाला कारोबार बंद करेंगे, जमाखोरी मोदी जी खत्म तभी रफेल किया आपने, तभी पंजाब नेशनल बैंक घोटाला किया आपने। ठीक है, लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी अब ये बताइए, यूपी से कितनी सीटें जीत कर आ रहे हैं? यूपी में आपकी पोजीशन क्या होगी? अश्विनी उपाध्याय जी, यूपी में आपकी पोजीशन क्या होगी? यूपी में आप क्या 73 सीटें जीतकर फिर आएंगे यूपी में? 70 सीट फिर से जीत रहे हैं, कम से कम। मतलब आपका नुकसान हो रहा है। अगर आप 70 भी जीत रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। मैं ये कह रहा हूं अश्विनी उपाध्याय जी, अगर 70 भी आप जीतते हैं तो नुकसान हो रहा है। हम एक सीट हालांकि इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तस्वीर ऐसी नहीं है। मैं संतोष जी आपके पास आना चाहूंगा। संतोष जी जो हकीकत है, 5 फेज हो गए, लेकिन जो हकीकत है वो उसे कैसे आप देखते हैं? मतलब जो बदलाव 2014 के मुकाबले में 2019 में संतोष जी है कि इन राज्यों में अभी कांग्रेस जीत कर आई है, यूपी में एसपी बीएसपी साथ में खड़े हुए हैं, साउथ में राहुल गांधी खुद एक तरह से कमान संभाले हुए हैं, और बीजेपी दावे कर रही कि 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में लाएगी। कैसे इसे माना जाए संतोष जी? देखिए बिल्कुल अबू हुरैरा जी, जो छठा और 7वां फेज, ये जो 2 फेज के जो चुनाव बचे हैं, हिंदी हार्टलैंड का चुनाव है। 2014 में बीजेपी को यहाँ छप्पड़ फाड़, अगर मैं कहूँ तो वो गलत नहीं होगा, सीटें मिली थी। 2019-2014 नहीं है। 2014 में जिस तरह की एक लहर की बात कही जा रही थी, मनमोहन सिंह सरकार को लेकर जिस तरह से जनता बहुत ज्यादा नाराज थी, तो शायद बहुत ही फेवरेबल कंडीशन था बीजेपी के लिए। दूसरी बात कि चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो तमाम विरोधी दल हो, वो समझ ही नहीं पाए कि किस तरह से मोदी लहर आया, किस तरह से सोशल मीडिया पर भी एक बड़ा चुनाव लड़ा गया, जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर। और जब तक विरोधी दलों को समझ आता तब तक चुनाव खत्म हो चुके थे। 30 साल बाद पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री
पद की शपथ लेने जा रहे थे। 19 में विरोधी दल तैयार है, चाहे वो सपा हो चाहे वो बसपा हो। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया टीम खड़ी की। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बराबर की टक्कर दी है बीजेपी को। लगातार हम देखते रहे कि दोनों तरफ से किस तरह से दावे और उस दावे का जो काउंटर अटैक है वो किया जाता रहा दोनों दलों से। तो 2019-2014 की तरफ फेवरेबल नहीं है, निश्चित तौर पर हालात उस तरह से नहीं है। और अगर जिस तरह से यूपी में गठबंधन हुआ है सपा बसपा और आरएलडी का, और जिस तरह से प्रियंका गांधी ने दावा किया कि हम बीजेपी के वोट को काट रहे हैं, अगर वो वोट काटने में सफल हो गए तो शायद बीजेपी के लिए स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रहेगी। पीयूष मिश्रा, उत्तर प्रदेश ने 73 सीटें दी थी, दावों को कैसे देखते हैं? 73 सीटें दी थी। पीयूष मिश्रा जी, 5 फेजेस में जो दावे बीजेपी कर रही है, हालांकि अखिलेश यादव कहते हैं कि शुरू के 3 फेजेस में तो बीजेपी ने कुछ हासिल नहीं किया है। अब हमारा काम है 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला हमने दिया। ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूं अश्विनी जी। पीयूष मिश्रा, पीयूष जल्दी से जवाब दीजिए। अबू भाई 70% लोग गैस सिलेंडर फिल नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा से नहीं भरवा पा रहे हैं। ये बात आप बिल्कुल कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जातीय गोलबंदी, जातीय आधार पर मतदान देना, जिस तरह से एक गठबंधन बना है, ठीक है अश्विनी जी सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं। पीयूष मिश्रा बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुन लेते हैं। मैं आ रहा हूं, संतोष जी मैं आ रहा हूं, संतोष जी मैं आ रहा हूं। 2014 में मोदी जी का नाम था। ठीक है, ठीक है पीयूष, अपनी बात आप शुरुआत कीजिए। मोदी जी का जी, ये बड़े भाई बैठे हैं, बहुत कुछ किया है। अबू भाई ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा आप ही के चैनलों ने दिखाया था कि भारतीय जनता पार्टी में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी थे तो उन्होंने ये उंगली उठाई थी कि 500 रुपए की दलाली 5000 की हो गई है। इन भारतीय जनता पार्टी को तब नहीं सुनाई पड़ा। इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी थाने पे गिड़गिड़ाते नजर आए कि FIR लिख लो, आप ही के चैनलों ने दिखाया था। और बात करते हैं आप भ्रष्टाचार के बाद सड़क बनने की, शौचालय की, रोजगार की। सड़क के लिए अबू भाई आपको बता दूं कि आप ही के चैनलों ने दिखाया था उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री जिसने फावड़ा उठाया, आपको याद होगा। और 17 लाख रुपए के वो प्रोजेक्ट की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। कौन से मुंह की कौन से विकास की बात करते हैं? अश्विनी उपाध्याय जी, पीयूष मिश्रा सुन लीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी मुझे सुन लीजिए। अश्विनी उपाध्याय जी लगातार आप बोले जा रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? अश्विनी उपाध्याय जी मुझे सुन पा रहे हैं? पीयूष एक मिनट खामोश है। अश्विनी उपाध्याय जी, अभी जो बात हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट संतोष जी जो बात कर रहे थे, संतोष पाठक जी जो बात कर रहे थे कि 2014 के मुकाबले में 2019 में बहुत फर्क आया है, लेकिन फिर भी आपके दावे 2014 से बड़े दावे 2019 में आप कर रहे हैं। हकीकत पर बात नहीं कर रहे हैं अश्विनी जी आप। वो दावे इसलिए हैं कि 2014 में हमारा काम नहीं था, 2014 में मोदी जी का नाम था, 2019 में हमारा तो उस काम की तो कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं अश्विनी जी। आप लोग उस काम की कहीं बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग उस काम की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। बात कर रहे हैं, आप तो गड़े मुर्दों पर सियासत कर रहे हैं। मंदिर के लिए वो तो रहने 370 हटाने आए थे, 77 हटाने लगे। क्या कर रहे हैं? 8 करोड़ जिन घरों में हमने उज्ज्वला कनेक्शन दिया है वो किसको दोबारा कितने टेंडर भरे गए? 23 तारीख को पता चलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अश्विनी जी भी हमारे साथ 23 तारीख रहेंगे। अब्दुल हफीज गांधी और मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ रहेंगे। 23 तारीख हम देखेंगे कि कौन सच्चा और कौन झूठा और किसके दावों में कितना दम है। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मोहम्मद अली खान साहब आपका भी शुक्रिया। संतोष पाठक जी, पीयूष मिश्रा जी, अब्दुल हफीज गांधी साहब और अंसर मंडल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए।